हेलो स्टूडेंट, मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोगों को सभी कक्षाओं में यानी 12th में भी वो चैप्टर है 11 12 एंड ग्रेजुएशंस। इवन दैट आपका नेट के प्रिपरेशन में भी वो टॉपिक काम आएगा आगे जाके आपको, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सभी में उस टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोग उस टॉपिक से अवगत भी होंगे। उसका नाम है ज्वालामुखी। तो पहले स्टार्टिंग में मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगी, उसके टाइप्स क्या हैं और एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगी ज्वालामुखी का। तो आप आगे तक बने रहिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो हम लोग अभी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो। क्या कहते हैं? वॉल्केनो। तो जो प्रोफेसर मॉर्गन हैं, उन मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से है जिनसे पिघला हुआ तरल मैग्मा पृथ्वी के भीतर से ऊपर उठता है अथवा पृथ्वी के धरातल को फोड़कर उस पर कठोर या अर्धकर चट्टान का रूप ग्रहण करने हेतु एकत्रित होता है। दूसरे शब्दों में ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नली द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, उष्णवाष्प, गैसें, लावा और चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाया जाता है। तो ज्वालामुखी क्या है ये आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी की उत्पत्ति। ठीक है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन्स ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी की उत्पत्ति। सामान्यतः ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में आरंभ होता है। इस छिद्र का संबंध भूगर्भ में काफी गहराई से रहता है। भीतरी उद्वेग से इस छिद्र की रचना होती है। इस छिद्र के द्वारा पृथ्वी के भीतरी भाग से गर्म लावा, तप्त गैस, उष्ण वाष्प तथा अन्य गले हुए चट्टानी पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी का यह छिद्र कदाचित ही कुछ 100 मीटर से अधिक व्यास का होता है। इसको प्राय ज्वालामुखी नली कहते हैं। इस नली के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? बीबर कहते हैं। उद्वेदन के समय ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ मुख के आसपास जमा हो जाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जब उद्वेदन नहीं होता है तो नली बंद हो जाती है, और जब उद्वेदन के समय फिर यह नली खुलती है तो लावा ज्वालामुखी के पार्श्वों के गौण शंकु यानी पैरासाइटिक कोन बनाकर निकलने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार यानी कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। उद्वेदन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से निकली हुई धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। सिसली, माउंट एटना, सिसली में है माउंट एटना। भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बली और हवाई द्वीप का मोना लोआ। मोना कहाँ है? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप का मोना लोआ इसके उदाहरण है। विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 मानी गई है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ये वे ज्वालामुखी हैं जो दीर्घ काल तक शांत रहते हैं। शांत रहने के उपरांत अकस्मात किसी समय सक्रिय हो जाते हैं। जब कभी उनमें अनायास विस्फोट होता है तो अपार धन जन की हानि होती है। इटली का, कहाँ का? इटली का विसुवियस इसका उदाहरण है। इस ज्वालामुखी के सन 1579 में हुए विस्फोट से पोम्पिआई, पाम्पर, हरक्यूलेनियम, स्ट्रेम्बेडी नगर पूर्णतः नष्ट हो गए थे। जापान का फ्यूजियामा इसी प्रकार के ज्वालामुखी है। तीसरा प्रकार क्या है बच्चों? निर्वापित या विलुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वे ज्वालामुखी होते हैं
जिनसे अब कोई उद्वेदन नहीं होता और न उद्वेदन होने की कोई आशा ही रहती है। इनके छिद्र ज्वालामुखी पदार्थों के भर जाने से बंद हो जाते हैं। म्यांमार यानी बर्मा का पोपा, अफ्रीका का केन्या और किलीमंजारो, ये कहाँ का है? अफ्रीका का केन्या और किलीमंजारो। दक्षिणी अफ्रीका का एकांगुआ और ईरान का कोह सुल्तान, ये कहाँ का है? ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी इस प्रकार के उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि उद्वेदन क्यों होता है? उद्वेदन के प्रकार क्या हैं? यानी टाइप्स ऑफ इरोप्शंस। भूगर्भ से पदार्थों को ऊपर फेंकने की शक्ति के आधार पर ज्वालामुखी उद्वेदन 3 रूप पाए जाते हैं। पहला विस्फोट या केंद्रीय उद्वेदन, जिसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव और सेंट्रल इरोप्शन। जब ज्वालामुखी उद्वेदन के एक केंद्रीय मुख से भारी धड़ाकों के साथ होता है तो उसे केंद्रीय विस्फोटक या उद्वेदन कहते हैं। इस प्रकार के उद्वेदन में प्रचंड विस्फोट, हानि और कंपन होता है। अच्छा, तो इस प्रकार विस्फोट उद्वेदन, इसका उदाहरण क्या है? तो सिसिली का एटना, इटली के माउंट विसुवियस, जापान के फ्यूजियामा, लिपारी द्वीपपुंज और वाल्कन ज्वालामुखी। उसके बाद हम लोग आएंगे अपस्यावी या शांत उद्वेदन यानी इफ्यूसिव इरुप्शन। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के गर्भ से पिघला हुआ लावा निकलकर आसपास जमा हो जाता है और गुंबद का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के उद्वेदन भीषण नहीं होते, लावा के साथ धुआं भी निकलता रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्वेदन के मुख्य उदाहरण हवाई समूह, स्ट्रोम्बली और आइसलैंड ज्वालामुखी है। दरारी उद्वेदन, इसमें लावा का उद्वेदन एक मुख से न होकर भूपटल पर पड़ी अनेक से होता है। इन दरारों से गर्म लावा बाहर आकर भूमि पर फैल जाता है और ये उद्वेदन प्राय शांत होता है। इनमें निकले हुए लावा चारों ओर फैलकर कठोर परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इस उद्वेदन प्राचीन काल में अधिक होते थे। दक्कन के पठार 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार के उद्वेदन के बेसाल्ट की मोटी तह है। इस प्रकार अमेरिका का लगभग 6.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में स्नेक नदी की तट में भी दरारी उद्वेदन हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हवाईयन, ये समुद्र से है, ठीक है। हवाईयन प्रकार, वॉल्केनियन प्रकार का, इस तरह का जो बोले आपको लावा निकल के ये हो जाता है, ये कॉल्डेरा प्रकार है। और ये सीमा, तो ज्वालामुखी के प्रमुख रूप हैं, ठीक है, जो लावा के अनुसार होता है। तो जैसे कि मैंने आपको ज्वालामुखी का प्रकार बताया, इसको आप अभी एक छोटे से वीडियो क्लिप में देखेंगे कि किस प्रकार। अब हम लोग आएंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या हैं, ठीक है। मटेरियल इमेंटेनिंग फ्रॉम वॉल्केनो। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके साथ कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसमें गैसीय पदार्थ, द्रव पदार्थ और ठोस पदार्थ आता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ज्वालामुखी शंकुओं के प्रकार। ज्वालामुखी शंकुओं के यानी काइंड ऑफ वॉल्केनो कोन्स, उसके जो शंकु बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी का उद्वेदन जब केंद्रीय प्रकार का होता है तो उसमें निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकुओं का रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार बना शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। तो ये इसको देखिए, पहले हो गया, ये क्या हो गया, बाह्य शंकु, बाह्य भू आकृतियां यानी एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी। तो बाह्य भू आकृति में आएगा लावा शंकु यानी लावा कोन। जब किसी शंकु की रचना भूगर्भ से निकलने वाले
मात्र लावा के द्वारा ही होती है तो उसे लावा शंकु कहते हैं। लावा से बने ये शंकु लावा के द्रवणशीलता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे अधिसिलिक यानी अम्लिक लावा। रासायनिक रचना के अनुसार अधिसिलिक लावा में क्या होता है, सिलिका द्रव की प्रधानता होती है, अतः यह अत्यंत चिपचिपा और गाढ़ा होता है। जैसे इटली का स्ट्रोम्बली जो है वो अधिसिलिक यानी अम्लिक लावा का उदाहरण है। फिर आ जाएंगे अल्पसिलिक अथवा समक्षारीय लावा शंकु। समक्षारीय लावा में बेसाल्ट की प्रचुरता है और सिलिका की न्यूनता होती है। यह लावा अधिक तरल और पतला होता है। तरल के कारण यह शीघ्र बह जाता है। परिणाम स्वरूप इस लावा से बहुत ही मंद ढाल वाले शंकुओं की रचना होती है। हवाई द्वीप में मोना लोआ ज्वालामुखी शंकु ऐसा उदाहरण है अल्पसिलिक का शंकु का, जिसको बेसिक लावा कोन बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर हम लोग आ जाएंगे, लावा शंकु का ये प्रकार था अधिसिलिक और अल्पसिलिक यानी एसिडिक लावा कोन और बेसिक लावा कोन। उसके बाद आ जाएंगे स्टूडेंट सिंडर अथवा राख शंकु में। ठीक है, आप अपना नोट्स बनाते चले और अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा भी उपयोगी है आपके लिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इस प्रकार के शंकुओं की रचना प्राय विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा होती है। ये शंकु टीले और असंगठित पदार्थों से बने होते हैं। इसमें राख, धूल और अंगार की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो अब मिश्र शंकु यानी जिसको बोलते हैं कॉम्पोसाइट कोन, ये जो देख रहे हैं आप अधिसिलिक लावा शंकु है। जो लावा जैसे ही निकला तो ये क्या हो गया कि इसके करीब के क्षेत्र में ही रहा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होने के कारण। अब आ जाएंगे अल्प और अल्प या समक्षारीय लावा, ये हो गया जो दूर तक गया है। उसके बाद मिश्र शंकु में आ जाएंगे। मिश्र शंकु, ये शंकु ज्वालामुखी के विस्फोटीय शांत उद्वेदन द्वारा बनते हैं। इसमें लावा और खंडित पदार्थों की एकांत क्रम से तह बनी होती है, इसलिए इन्हें स्तरित ज्वालामुखी यानी स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। यानी कंपोसाइट कोन को स्ट्रेटोकोन्स यानी स्तरित ज्वालामुखी भी कहते हैं। जापान का जो फ्यूजियामा है वो किसका उदाहरण है, कॉम्पोसाइट। जापान का फ्यूजियामा किसका उदाहरण है, मिश्रित शंकु का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कॉल्डेरा, ये जो हो गया सिएंडर शंकु या राख शंकु का उदाहरण हो गया। उसके बाद इसका जब आकृति हम कॉपी में आप बनाओगे तो इस तरह बनाना। कॉल्डेरा शंकु, जब कभी ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट के कारण उसके मुख का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जिसमें क्रिएटर एक विस्तृत कुंड या कड़ाह का रूप ले लेता है, तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। कनारी द्वीप में एक ज्वालामुखी का मुंह 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा और 800 मीटर ऊंचा 4 दीवारी के समान ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है, एक और खंडित है। यह कॉल्डेरा के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः अन्य ज्वालामुखी भी समान रूप से यही नहीं पाते। किलिमंजारो पर्वत का मुख भी ऐसा ही है, यानी इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, किलिमंजारो। अब आएंगे हम लोग लावा पठार या समतल क्षेत्र। जब द्रव लावा दरारों द्वारा निकलकर क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है तब इसके समीप के क्षेत्र में उबड़ खाबड़ हिस्सों में लावा जमा हो जाता है और संपूर्ण विशाल चट्टानों से बना भाग बन जाता है। अब आएंगे हम लोग आंतरिक भू आकृतियां। इसके पहले क्या पढ़े, बाह्य। अब आंतरिक यानी जैसे इंट्रूसिव टोपोग्राफी। तो ज्वालामुखी उद्वेदन के समय ज्वालामुखी मैग्मा गैस की शक्ति के कम हो जाने से धरातल के बाहर न आकर धरातल के अंदर भूगर्भ की लावा दरारों में जम जाती है। धीरे धीरे ठंडा होने से आकृति बनती है। क्या क्या बनती है देखिए, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। बैथोलिथ क्या है, ये बैथोस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है गहराई। यह जमाव, जैसे कि नाम से ही पता है, जब गहराई होता तो ये गहराई में बनता होगा। यह जमाव अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसकी आकृति ऊपर से असमान गुंबद के समान होता है। इसके खड़े ढाल अधिक गहरे तक चले जाते हैं। बैथोलिथ, ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है बैथोलिथ को। ये है बैथोलिथ। ये क्या होगा, अधिक गहराई तक जब चला जाएगा तो वो बैथोलिथ चट्टाने होगा। अब है लैकोलिथ। यह उच्चोदर ढाल की आकृति होती है। उच्चोदर ढाल की यह आकृति परतदार चट्टानों के माध्यम से होती है। 2 परतों के मध्य गर्म मैग्मा भर जाने से वाष्प और गैस के कारण ऊपर की परत ऊपर की तरफ उठ जाती है तथा वहां लावा
उठ जाता है। इस भरे हुए लावा को क्या बोलते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। लावा क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, लावा ऐसे धक्का मारा और जब ऊपर की ओर गया तो दो चट्टान है उसके बीच में, इसके हो गया लैकोलिथ। अब है फैकोलिथ। यह आकृति मोरदार पर्वतों की अपनति और अभिनति में ज्वालामुखी लावा भर जाने से होता है। इसका आकार लेंस की तरह होता है। तो जो फैकोलिथ होता है उसका आकार कैसे होता है? तो फैकोलिथ का आकार लेंस की तरह होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे लोपोलिथ। यह लावा धरातल में छिछले बेसिन में जमा होकर ठंडा हो जाता है तो लेपोलिथ आकृति बन जाता है। सील, इसका जमा परतदार चट्टानों में लावा भर जाने से हुआ है। डाइक, यह सील की आकृति की सीधी और क्षैतिज होती है। यहाँ डाइक की आकृति गोलाकार और लंबवत रूप में होती है। इसकी मोटाई 1 से 3 मीटर तक होती है और कहीं इसकी मोटाई अधिक होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है डाइक, ये है ज्वालामुखी प्लग इसको बोलते हैं जो निकल रहा है। अब हम लोग आ जाएंगे ज्वालामुखी उद्वेदन। ज्वालामुखी उद्वेदन के क्या कारण हैं? तो ज्वालामुखी उद्वेदन के कारण यानी कॉजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्वेदन के लिए निम्न कारण माने जाते हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग अत्यधिक गर्म और ठोस है। यह कठोर से कठोर चट्टानें भी पिघल जाती है। इससे इस भूगर्भ में केवल पिघली हुई चट्टानें पाई जाती। पृथ्वी की पपड़ी पतली तथा तह की भांति उस पिघले हुए पदार्थ के सागर पर तैरती सी है। किसी स्थान पर यह पपड़ी कमजोर हो जाती है और परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। ऐसी दशा में यदि ऊपरी चट्टानों के भ्रंश में होकर जल नीचे पहुंच जाता है तो वह वाष्प रूप में परिणत हो जाती है और यह वाष्प इतनी तीव्र गति से बाहर की ओर आना चाहती है कि एक भयंकर विस्फोट हो जाता है और दरारों के गलित पदार्थ उसी प्रकार निकलने लगता है जैसे सोडा वाटर की बोतल खोलते ही गैस का कुछ सोडा वाटर भी बाहर निकल जाता है। अब पूरा पृथ्वी के भीतर कभी कभी रासायनिक प्रक्रिया के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है और पृथ्वी अपनी गति के कारण अब पृथ्वी के दबाव में अधिक व्यतिक्रम हो जाता है। यह नीचे के तरह तरल पदार्थ और गैस दरार से बाहर निकलकर आरंभ हो जाता है। ऐसा व्यतिक्रम समुद्र तटों के समीप वाले क्षेत्रों में ही होता है। अनेक विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के भीतर सक्रिय रेडियो तत्व पाए जाते हैं। जब कभी इन तत्वों का विघटन होता है तो वह तापमान उत्पन्न हो जाता है। इससे पृथ्वी के भीतर चिपचिपे पदार्थ मिल जाते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगते हैं। ज्वालामुखी उद्वेदन के संबंध में ये तथ्य उल्लेखनीय है। ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण क्रिया धरातलीय दरार निर्माण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्वेदन पदार्थ के भीतर एक ऐसा परत से संबंधित है जो बेसाल्ट से बनी है। किससे बनी है? बेसाल्ट से। इसी स्थान से लावा ऊपर जाता है। ज्वालामुखी के उद्वेदन का संबंध सभी प्रकार की आग्नेय चट्टानों से होता है। उद्वेदन के समय निश्चित पदार्थों का निर्माण अत्यधिक ताप के कारण अनेक प्रकार के चट्टानों के पिघलने से होता है। थैंक यू गाइस, इतना ही। और इसके आगे भी वॉच करते